जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी की तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं 20 जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स जो कि द हिंदू से संबंधित होता है और पूर्ण हिंदी में लेकर के आया हूं। आज हम लोग डेली मैप प्रैक्टिस इसमें करने वाले हैं और उसके अलावा जो भारत और फ्रांस का जो संबंध है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे वीडियो में। काफ़ी अच्छे से मैं इसको समझाऊंगा। इससे आपको कुछ कुछ ऐसे की पॉइंट मिलेंगे कि कभी भी आप आगे चल कर के जब मेंस का एग्ज़ाम लिखें और यहाँ से अगर प्रश्न आता है तो आप काफ़ी अच्छे से उसको हैंडल कर लेंगे। तो उस तरीके से हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद से जीएम सरसों के बारे में देखने वाले हैं और फिर हम लोग काकतीय युग की एक पेंटिंग है जो कि अभी न्यूज में है, तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद से प्रवर्तन निदेशालय या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जिसको ईडी कहते हैं, तो ये अभी न्यूज में क्यों है इसको भी देखने वाले हैं। तो चलिए, इतनी सारी चीजें हम लोग को पढ़ना है। मैप प्रैक्टिस सबसे पहले करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग आज मैप में हम लोग देखने वाले हैं फ्रांस। फ्रांस इसलिए देखने वाले हैं क्योंकि हम लोगों को फ्रांस के बारे में पढ़ना भी है। तो हम लोगों को फ्रांस को ही अच्छे से थोड़ा सा देखना चाहिए, समझना चाहिए मैप की दृष्टि से। हर एक दृष्टि से हम लोग अलग अलग तरीके से इसमें देखने वाले हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले भी हम लोग चर्चा किए थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए थे। तो वहाँ पे फ्रांस में सर्वोच्च एक सम्मान होता है, वो सम्मान भी हमारे प्रधानमंत्री को यहाँ से मिला था। तो एक जो यहाँ पे जो संबंध हम लोग को देखना है, उस संबंधों को देखने के लिए पहले हम लोग जो जिससे संबंध है उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझें, ताकि हम वहाँ पे बहुत अच्छे से फिर क्लियर कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे चीजों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि ये फ्रांस आपको दिख रहा होगा, ये यूरोपीय क्षेत्र है, पूरा यूरोपीय क्षेत्र है। यूरोपीय क्षेत्र के अंतर्गत आप यहाँ पे देखते हैं कि ये स्पेन, और यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा मेडिटेरियन सी है। तो ये मेडिटेरियन सी को पूरा ये टच करता है। ठीक है, तो मेडिटेरियन सी के उत्तर में स्पेन के उत्तर पश्चिम में, सॉरी उत्तर पूर्व में, और यहाँ पे आप देखते हैं कि जर्मनी है ना, जर्मनी के पूर्व में है ये। और ऊपर देखते हैं यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र में इसके यूनाइटेड किंगडम है, यानी कि ब्रिटेन का क्षेत्र है इधर। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को पहले मैप में अच्छे से समझेंगे, ताकि थोड़ा सा जो इसके बारे में हम लोग अगर जो भी चीज़ें अभी बात करेंगे भारत और फ्रांस के बारे में, तो हम लोग थोड़ा सा माइंड में रहेगा कि कहाँ पे है फ्रांस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं तो ये आपको जो फ्रांस है, फ्रांस का आप इधर पश्चिमी क्षेत्र में देखते हैं तो यहाँ पे है बे ऑफ बिस्कोय। और अगर आप उत्तरी क्षेत्र में इधर देखते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये वाला क्षेत्र को अगर देखेंगे तो इसी को इंग्लिश चैनल कहा जाता है। ठीक है, ये इंग्लिश चैनल है। और इंग्लिश चैनल के बाद से आप अगर उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पे देखते हैं, फ्रांस के उत्तरी क्षेत्र में, तो ये नॉर्थ सी दिखेगा। और बीच में एक यहाँ पे जल संधि है जिसको डोबर जल संधि कहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो है ये जो यूनाइटेड किंगडम है, यानी कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को फ्रांस से जोड़ता है या फ्रांस को ब्रिटेन से जोड़ता है, इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डोबर जल संधि है। और नीचे क्षेत्र में आप देखेंगे यहाँ तो भूमध्य सागर से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, और फ्रांस में ये बहुत सारे अलग अलग तरीके की यहाँ पे पर्वतें भी हैं, जो देशों को अलग अलग से अलग यहाँ पे मतलब अलग करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जर्मनी का जो क्षेत्र है, जर्मनी का जो बाउंड्री है, और फ्रांस का जो बाउंड्री है, यहाँ पे आपको दिखेगा वास्चेज, वास्चेज पर्वत। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग अपना उच्चारण होता है। तो यहाँ पे आपको वो दिख जाएगा। उसके बाद से आपको एक नदी भी, राइन नदी, जो कि जर्मनी का, हम लोग अगर याद होगा तो आपको, तो राइन नदी भी है यहाँ पे। वो भी जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच का एक बॉर्डर लाइन पे ये बहती है। ठीक है, उसके बाद से आप देखेंगे कि ये जो स्विट्जरलैंड है, ये स्विट्जरलैंड है। ठीक है,
तो जो स्विट्जरलैंड का जो ये आप बॉर्डर देख रहे हैं, तो ये बॉर्डर यहाँ से इसका लगा हुआ है, यानी कि फ्रांस से ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा जूरा, जूरा पर्वत दिखेगा, ठीक है। जूरा पर्वत से ये दोनों अलग होते हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि इटली, यहाँ पे इटली है, ठीक है। तो इटली में आप यहाँ पे इटली के पास आप देखेंगे कि आल्पस पर्वत दिखेगा, ठीक है। बहुत फेमस पर्वत है ये आल्पस पर्वत। तो ये जो है फ्रांस को इटली से अलग करता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीजें आप ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे भी एक है स्पेन और फ्रांस के बीच में एक पर्वत है, ये है पिरेनीज, पिरेनीज पर्वत है, जो कि फ्रांस को स्पेन से अलग करता है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जो देश हैं जो फ्रांस से जुड़े हुए हैं। तो फ्रांस के अगर आप उत्तरी क्षेत्र से यहाँ से देखते हैं तो आपको सबसे पहले दिखेगा बेल्जियम, ठीक है। तो बेल्जियम, फिर जर्मनी, उसके बाद से स्विट्जरलैंड, फिर इटली, फिर स्पेन। तो इतने सारे देश जो हैं वो जो है फ्रांस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा इतना मैप में थोड़ा इसको समझना जरूरी था, ताकि हम लोग इसके बारे में, इसके संबंध के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ सकें, ठीक है। तो ये हम लोग को हो गया। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे भारत और फ्रांस के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये एक बार आप समझ लेंगे, उसके बाद से कभी भी आप भारत फ्रांस के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं तो आपको दिमाग में रहेगा। और की पॉइंट इसमें ज़्यादा रखा हूं मैं, ताकि आपको देखिए यहाँ पे हम लोग तो किसी प्रश्न के बारे में, किसी प्रश्न का उत्तर का डिस्कशन तो कर नहीं रहे। हम लोगों को बस ये देखना है, हम लोग को अभी पढ़ने का उद्देश्य ये है कि हम लोग एक की पॉइंट तैयार करें कि जब भी फ्रांस और भारत के मध्य संबंध से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो हमारे पास ये जो पॉइंट्स है, जो अभी तैयार पॉइंट्स है, वो हमारा उस समय काम आ सके, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए कुछ कुछ चीजें फ्रांस के बारे में, जैसे कि फ्रांस यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। देखे होंगे आप क्षेत्र के क्षेत्रफल के हिसाब से आप देख लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद से ये जो भूमि और ये जलवायु की दृष्टि से फ्रांस को लघु यूरोप भी कहा जाता है, ठीक है। फ्रांस जो है वो भूमि और जलवायु की दृष्टि से भी, ठीक है, मतलब वहाँ पे ये सब चीजें उसकी बहुत बेहतर है, अच्छी स्थिति है, प्राकृतिक नेचुरल जो है वो अच्छी स्थिति है वहाँ पे भूमि और जलवायु को लेकर के। उसके बाद से खाद्यान्न कृषि के क्षेत्र में भी अगर हम लोग देखते हैं तो फ्रांस आत्मनिर्भर देश है। फ्रांस को किसानों का देश भी कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस एक फैशन सिटी है या फिर एक सांस्कृतिक नगर है, इस तरीके से भी जाना जाता है। पेरिस जो है यहाँ की राजधानी, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होता है कि हम लोग जिससे संबंध है, जिस देश से संबंध है, जिस देश से दोस्ती है, तो दोस्त के बारे में जैसे हम लोग जानते हैं ना कुछ कुछ खास बातें, वैसे यहाँ पे हम लोग को ये सारी चीजें जानना जरूरी है, ताकि हम लोग थोड़ा जो हमारा जो ऐसी जो मेंस में आंसर राइटिंग है उसको थोड़ा सा उसमें वैल्यू क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी पहले हम लोग ने इसके बारे में देखा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इतिहास में चलेंगे और इतिहास में हम लोग जा करके वहां पे देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है हमारे भारत और फ्रांस के बीच में संबंध चल रहा है। ये एक आर्टिकल था, तो आर्टिकल के बेस पे प्लस अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको ऐसे पढ़ें कि एक बार पढ़ने के बाद से लगातार वो हमारे काम आए। तो उस तरीके से मैं आपके लिए कोशिश किया हूँ। देखिए अभी जो है भारत और फ्रांस, अगर हम लोग देखें इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले में, तो भारत और फ्रांस का एक अलग तरीके का संबंध है। मतलब इनके बीच में हमेशा एक पॉजिटिव संबंध रहा है, हमेशा लगातार इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें। बाकी सभी में, बाकी सभी देशों के साथ उतना खास इस तरीके का संबंध नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें एक न्यूट्रल, जैसे कि एक तरीके से ये कहें हम लोग कि हमारा जो भारत है ना, भारत और फ्रांस, ये दोनों की कहीं ना कहीं जो मानसिकता है ना वो एक टाइप का है। मतलब आप समझेंगे तो, अगर जैसे फ्रांस क्या करता है, भारत की किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करता, भारत फ्रांस की किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करता, जैसे गुट निरपेक्षता वाला नीति है ना। और संबंध भी अच्छे हैं, इंटरफेयर भी नहीं करते, संबंध भी अच्छे हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं हर जगह पे। कोई भी इंटरनल मैटर में एक दूसरे का जो है यहाँ पे मतलब इंटरफेयर नहीं करता है।
और अभी आप देखेंगे हाल ही में आपको हम लोग इसमें पढ़े भी थे कि प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए थे, तो वहाँ के राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, इनके द्वारा एक सर्वोच्च नागरिक सैन्य सम्मान इनको दिया गया हमारे प्रधानमंत्री जी को। ये था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो इस तरीके की चीजें भी हो रही हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा उस तरीके से अच्छे से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इतिहास में चलते हैं, इतिहास से फिर हम लोग धीरे से जो है संबंधों के बारे में क्लियर करते हुए आएंगे। इतिहास में थोड़ा बहुत चीजें जो है हम लोग को यहाँ पे समझना जरूरी होता है, ताकि हम लोग को एक बेसिक चीजें जो है वो जुड़ा रहे, जुड़ाव फील हो कि हम लोग हाँ फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे फ्रांस से किस तरीके से रिलेशंस रहे हैं, ठीक है। देखिए 1947 से पहले, यानी कि आज़ादी से पहले, जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, बल्कि आज़ाद क्या, हम लोग उस समय की मामला है जब हम लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं उपनिवेश की ओर आगे बढ़ते, मतलब हम लोग ब्रिटेन का उपनिवेश मतलब होने की स्थिति में थे, ठीक है। तो वैसी स्थिति जो था उस समय की हम लोग अगर हिस्ट्री से देखें, उस समय से अगर चलें, तो आप देखेंगे कि जब एक तरीके से ये जो 1964 के आसपास का क्षेत्र है, समय है, ठीक है, 1964 के आसपास का समय है। उस समय क्या होता है, क्योंकि देखिए हम लोग को फ्रांस को देखना है ना, हम लोग जब उपनिवेश का समय जब चल रहा था, उस समय तो ब्रिटेन था, है ना, और ब्रिटेन के साथ फ्रांस भी था। मैं उसको भी बताना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखिए जब पूरे वर्ल्ड में 1964 का समय है, यानी कि लगभग आप 17वीं शताब्दी के अंतर्गत मान सकते हैं कि जिस समय और उससे पहले एक तो देश था ब्रिटेन और दूसरा देश था फ्रांस। ये दो देश जो थे, दोनों उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी टाइप के देश थे, ठीक है। मतलब यही दो देश थे जो कि पूरे तरीके से एक दूसरे को, मतलब जो है अलग अलग देशों पर ये लोग कब्जा करेंगे, वहाँ का उसको उपनिवेश बनाएंगे, जैसे कि ब्रिटेन हमारे को बनाया था, ठीक है। ब्रिटेन उस समय का जो समय है, उस समय अमेरिका भी ब्रिटेन के अंतर्गत था, उपनिवेश था उसका, ठीक है। लेकिन फ्रांस जो है 1964 के आसपास का समय है, आगे मतलब उससे आगे का समय है, कि धीरे धीरे करके जब आगे जो फ्रांस का यहाँ पे क्रांति जो होता है, उससे उसी के आसपास का समय होता है, जबकि जब उस समय जो अमेरिका है वो ब्रिटेन से अलग होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि उस जो समय हम लोग जो बातें कर रहे हैं ना, वो ऐसा समय था जबकि दो ही देश जो थे उस समय, जो उपनिवेशवादी एक विचारधारा की ओर आगे बढ़ रहे थे, लगातार अलग अलग देशों को जो है अपना उपनिवेश वहां पे बना रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1664 के समय में फ्रांस जो है, फ्रांस के किंग लुई 14 जो है, इनके मंत्री थे कोलबर्ट। ये कोलबर्ट जो है ये हमारे भारत आते हैं, इंडिया आते हैं, और यहाँ पे इंडिया आने के बाद से 1668 में सूरत के क्षेत्र में, ठीक है, भारत में व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं, ठीक है। और ये कंपनी जो था वो सरकारी कंपनी था। हम लोग यहाँ पे इसको संबंध में इसलिए देखते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग को दिखा कि व्यापार से जो हमारे देश की ओर जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है यहाँ पे फ्रांस का, है ना, तो कहीं ना कहीं ये भी एक इतिहास भी एक महत्व रखता है। इससे पहले तो ब्रिटेन ब्रिटेन वहां पे आ गया था, लेकिन ब्रिटेन के लोग आप देखे होंगे कि वो लोग प्राइवेट कंपनी लेकर के आए थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली ये सरकारी कंपनी आया था, ठीक है। डुप्ले जो इनका एक प्रमुख शासक था, वो भी हमारे भारत में उसका एक अलग महत्वपूर्ण है। हम लोग को इतिहास नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से, है ना। तो अब यहाँ पे जो है सूरत में एक यहाँ पे सरकारी कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया, और इसका जो हेड क्वार्टर बनाया गया पुदुचेरी में। पुदुचेरी में फ्रांस का बहुत ज्यादा प्रभाव दिखता है, क्योंकि वे लगातार लंबे समय तक वहां पे रहे हैं, ठीक है, फ्रांस के लोग। तो आप वहाँ का आर्किटेक्चर वगैरह देखते हैं, वहाँ का क्षेत्र अगर आप देखेंगे पुदुचेरी का,
तो फ्रांस के डिजाइन में आपको ज्यादातर जो स्ट्रक्चर है, ज्यादातर घर है, वहाँ की बिल्डिंग्स हैं, वो दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का जो एक रिलेशन है वो इतिहास से संबंधित जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे अब थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे एक कहानी हुआ। अब दूसरा होता है हम लोग फ्रांस की क्रांति जो है 5 मई 1789 को जो एक घटना हुआ था फ्रांस में, फ्रांस की क्रांति। यहाँ पे क्या होता है कि एक तरीके से ये जो क्रांति है, ये भी एक जो है गरीब लोग यानी कि किसान, जिसको हम लोग कह सकते हैं किसान, पादरी और एक राजा, ठीक है, ये 3 लोगों के बीच में, मतलब ये यहाँ पे क्या था, जब हम लोग का ये 1789 का समय है, तो इस समय लगातार उपनिवेशवादिता लगातार चल रहा है, ये सब कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो फ्रांस के लोग, जब फ्रांस दूसरे देशों में भी इस तरीके से अगर उपनिवेश बना रहा है, तो वहां के लोग भी कहीं ना कहीं उस तरीके से ही होंगे, है ना, उनके एक कॉन्सेप्ट थे। और उस समय राजा राजा अपने आप को पूरा ईश्वर समझते थे, है ना, तो इस कॉन्सेप्ट से लगातार ये लोग शासन करते रहे। लेकिन फ्रांस की क्रांति जो है, ये क्रांति क्यों हुई, तो इस क्रांति के बारे में हम लोग को उतना डिटेल्स नहीं जाना है। मेन है कि एक आजादी का प्रतीक है ये जो फ्रांस की क्रांति जो है ना, ये एक स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ से मिलता है, जो फ्रांस की क्रांति है। क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना, ये लोग जो है राजा के विरुद्ध, ये पादरी प्रथा, ठीक है, ये सब जो जो प्रथा है, देखिए किसी को हर्ट करना नहीं है, जो स्टोरी है, जिस तरीके से इतिहास है, ठीक है, वहां पे ही नहीं बल्कि हर एक देश में ये कॉन्सेप्ट रहता था। ठीक है, हर एक देश में ये कॉन्सेप्ट रहता था कि एक धार्मिक तरीके से जो कमजोर लोग हैं उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे वो लोग। और दूसरा चीज, यहाँ पे आप राजा लोगों को देखेंगे, ठीक है, तो राजा हो गए और पंडित पुजारी, ये लोग जो हो गए धर्म के जो मेन यहाँ पे एक पंडित जिसको कहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके के लोग जो हैं, ये लोगों का ज्यादा वर्चस्व रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस क्षेत्र में पादरी चर्च का, ये यहाँ पे जो है ईसाई वाला, मतलब थोड़ा ज्यादा यहाँ पे पूरा वर्ल्ड लेवल पे आप देखेंगे बाहरी, तो ज्यादातर ईसाई धर्म का ज्यादा प्रभाव है। ठीक है, तो वहां पे उस तरीके के लोग थे। तो यहाँ पे जो ये लोग जो जिस तरीके से फ्रांस की क्रांति हुई, वहाँ के लोग, फ्रांस के जो लोग थे, जो सामान्य आम जनता थे, वो लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पे फ्रांस की क्रांति की, तो वहां से हम लोग को एक चीज सीखने को मिला कि स्वतंत्रता क्या होता है, समानता और बंधुता, इसके लिए ये लोगों ने किस तरीके से मतलब जो लड़ा, तो वो पूरे पूरे वर्ल्ड को वो संदेश मिला। ठीक है, ये जब समय में, इस समय जब ये लोग इस तरीके से अपने देश में मतलब स्वतंत्रता, समानता की बात कर रहे थे, इस समय ये लोग इस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, उस समय हम लोग, ये 1789-90 का जो समय है, उस समय हम लोग, हमारे देश में हम लोग धीरे धीरे उपनिवेश की कब्जे में जा रहे थे। ठीक है, उस समय बाकी जितने भी जो कंपनियां थी वो तो चले गए थे, अंग्रेज जो के कारण से, ब्रिटेन का जो प्रभाव था जिस तरीके से उस समय, है ना, तो वो लोग चले गए थे। लेकिन यहाँ पे चल रहा था, ये जो फ्रांस है, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में युद्ध चल रहा था। इसी के आसपास का आप समय देखें कि कर्नाटक युद्ध जो फेमस है, ठीक है, अंग्रेजों और ये फ्रांसीसियों के बीच में, है ना, तो वहां पे हम लोग क्या है, धीरे धीरे उपनिवेश की ओर आगे बढ़ रहे थे। तो वहां से हम लोग का संबंध केवल इतना ही है कि हम लोगों के मतलब यहाँ पे जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब हम लोग आगे आते हैं, अब हम लोग को यहाँ पे ये समझना है कि जो इतिहास है वो लोग हम लोगों को हम लोग समझ में आ गया, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आया, तो ऐतिहासिक चीजों को, कुछ कुछ पॉइंट को आप जोड़ सकते हैं, कहने का मतलब उतना ही था। ठीक है, अब वहां से आजाद हम लोग फिर लगातार, फिर फ्रांस का तो उतना दबाव नहीं रहा, ब्रिटेन का था, तो वहां से कहानी खत्म हो गया। कहानी फिर कैसे शुरू हुआ, आगे हमारा जो संबंध है वो कैसे बढ़ा, वो संबंध बढ़ा यहाँ पे 1998 का असैन्य परमाणु संबंध से। ठीक है, मतलब 1998 में, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने परमाणु परीक्षण का मतलब यहाँ पे परीक्षण किया।
ठीक है। तो इस कारण से क्या हुआ कि पूरा देश में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एक तरीके से हम लोगों का विरोध कर रहे थे, ठीक है। उस समय हमारा जो मतलब जो फ्रांस है, फ्रांस हम लोग का उस तरीके से एक नॉर्मल जिस तरीके से होता है उस तरीके से किया, लेकिन हमारे एक समर्थन में रहा, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक यहाँ पे जो एक थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके हमारे देश और फ्रांस के साथ यहाँ से धीरे धीरे एक मित्रता बढ़ी। देखिए, फ्रांस उन प्रारंभिक देशों में से एक था जिसने जिनके साथ भारत ने असैन्य परमाणु समझौते में हस्ताक्षर किए थे। मतलब फ्रांस भी का भी वही कॉन्सेप्ट था और हमारा भी सेम वही कॉन्सेप्ट था उस समय कि ये हमारे जितने मतलब एक देश, हमारा देश अगर लाइन में खड़ा है तो उसी देश में फ्रांस, उसी लाइन में फ्रांस भी खड़ा था। तो ये असैन्य परमाणु समझौते हुए थे 1998 में। उसी समय हस्ताक्षर किए भारत और फ्रांस दोनों मिल करके, ठीक है। तो इतिहास यहाँ से अब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद से 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद से अप्रसार व्यवस्था में भारत के अलगाव को सीमित करने में भी जो फ्रांस था वो एक महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाया था। मतलब अब जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे परमाणु परीक्षण को लेकर के धीरे धीरे क्या है, बाकी देश तो ये सारी चीजों में आगे बढ़ गए थे, लेकिन हम लोग क्या है अभी शुरुआत कर रहे थे। तो यहाँ पे बाकी लोग क्या है थोड़ा दबाव डाल रहे थे, लेकिन फ्रांस वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको बल्कि एक तरीके से हमारा संरक्षण करने के लिए ही हमारे साथ मतलब एक खड़ा था, कहने का मतलब ये। अब उसके बाद से हम लोग का आज लगभग 2023 के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो भारत और फ्रांस का जो अभी तक जो रणनीतिक साझेदारी है, एक जो दोस्ती है, वो आज 25 साल हो गया है, ठीक है। तो उसके वो सब चीज़ों में मनाया गया। वहाँ पे हम लोग बस एक यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे जोड़ दिया हूँ मैं। आगे चलते हैं तो असैन्य परमाणु संबंध किस तरीके से है यहाँ से ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। आर्थिक संबंध, तो आर्थिक संबंध किस तरीके से है हमारे फ्रांस और भारत के बीच में। तो अप्रैल 2000 से जून 2022 के बीच में 10.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी निवेश के साथ भारत का 11वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक रहा है जो ये फ्रांस है, ठीक है। तो यहाँ से आर्थिक संबंध कैसे हैं ये भी दिख रहा है कि जिस तरीके से फ्रांस जो है हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से ये चीज समझ मतलब समझ आ गया आर्थिक संबंध किस तरीके से है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अब रक्षा संबंध कि रक्षा के कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो हमारा संबंध किस तरीके का है। 2017 से 21 भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता देश रहा है फ्रांस, ठीक है। ये छोटे छोटे की पॉइंट आपको मिल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सीक्वेंस वाइज भी ये सारी चीजों को हम लोग समझ रहे हैं। तो आप इसी तरीके से हर एक डायमेंशन में लिखेंगे ना। देखिए मेरे सामने कोई क्वेश्चन नहीं है कि मैं उस डायरेक्शन में आपको बताऊंगा, है ना। मेरे पास ये है कि मैं आपको जितने खास पॉइंट है वो मैं आपको दे सकूं ताकि आप उसको अच्छे से जिस तरीके से प्रश्न पूछा गया उस कॉन्सेप्ट में आप उसको अरेंज करके लिख सकें, ठीक है। आगे देखिए तो यहाँ पे रक्षा के संबंध में आप देखते हैं कि भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा रक्षा का आपूर्तिकर्ता रहा है, ठीक है। उसके बाद से भारतीय नौसेना के लिए फ्रांसीसी स्कॉर्पियन पारंपरिक पनडुब्बियां, जिन्हें वर्ष 2005 के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के तहत भारत में बनाया जा रहा है, और भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति भी ये फ्रांस के द्वारा ही किया जा रहा है। उसके बाद से सैन्य वार्ता और नियमित रूप से नियोजित संयुक्त अभ्यास, क्या क्या अभ्यास किया जा रहा है हम लोग का भारत और फ्रांस के द्वारा। वरुण नाम से नौसेना अभ्यास किया जा रहा है, गरुड़ नाम से वायुसेना अभ्यास किया जा रहा है, शक्ति के नाम से थल सेना अभ्यास किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग जलवायु के संबंध में कि जलवायु के संबंध में भारत और फ्रांस के बीच में क्या संबंध है और क्या किस तरीके से सोच रखते हैं। देखिए, दोनों देश जलवायु परिवर्तन को लेकर के साझा चिंता रखते हैं, जहां भारत ने पेरिस समझौते में फ्रांस का समर्थन करते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के प्रति अपना प्रबल प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन पर अपने संयुक्त प्रयासों के तहत वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत भी की थी। तो केवल हवा हवा में हम लोग बातें नहीं कर रहे, हम लोग संबंध को दिखाने के लिए हम लोग अच्छी अच्छी यहाँ पे जो जो चीज़ें जो अच्छे संबंध अगर हम लोग देख रहे हैं तो अच्छे संबंध में हम लोग ये सारी चीज़ें जो है पूरा फैक्ट भी हम लोग देख रहे हैं कि हाँ इस तरीके से संबंध बना है। संबंध बनेगा तभी तो इस तरीके का गठबंधन भी होगा ना। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको डालना जरूरी है ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ एग्जामिनर को भी ये लगे कि ऊपरी बात नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं आप, है ना। तो ये सारी चीजें अपने हिसाब से आप इसको अरेंज करके लिखेंगे। आगे देखते हैं समुद्री संबंध किस तरीके का है। सितंबर 2022 में भारत और फ्रांस एक हिंद प्रशांत त्रिक्षेत्रीय विकास सहयोग कोष, ठीक है, स्थापित करने पर सहमत हुए जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए सतत अभिनव संसाधनों का समर्थन करेगा। तो समुद्री संबंध भी हमारे यहाँ पे फ्रांस के साथ बने हुए हैं, है ना। अंतरराष्ट्रीय मंच पर देखिए किस तरीके से बने हुए संबंध। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के साथ परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG में प्रवेश के लिए भारत के दावे, फ्रांस इसमें भी समर्थन करता है। फ्रांस के मतलब हमारे भारत जो भी दावा करता है फ्रांस उसको समर्थन करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने हर एक कॉन्सेप्ट से अलग अलग कॉन्सेप्ट से देखा, उसके साथ कुछ और यहाँ पे जैसे नॉर्मल जो मैं आपको बताया, तो यहाँ पे हम लोग उसी चीज को एंड करते हुए समझेंगे कि जैसे देखिए अभी आप हाल के दिनों में देख रहे हैं कि लगातार यूक्रेन और रूस का जो है एक साथ मतलब हमेशा लगातार युद्ध आप देख रहे हैं ना कुछ ऐसा चल के निकल के आ रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूज में। उसके बाद भी आप देखेंगे कि यूक्रेन जो है ना वो फ्रांस जो है वो यूक्रेन की सहायता यहाँ पे कर रहा है, मतलब उसके तरफ से। ठीक है, लेकिन फिर भी फ्रांस कभी भी नहीं बोल रहा है कि आओ हम लोग मिल करके इसके ऊपर दबाव बनाते हैं। मतलब इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि एक दूसरे में बहुत अच्छा एक बाउंडिंग बहुत अच्छा है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर दबाव नहीं, है ना। तो यहाँ पे यूक्रेन का युद्ध इस तरीके से हो रहा है, फिर भी किसी भी तरीके से जो फ्रांस है वो हम लोगों को जुड़ने के लिए इसमें नहीं बोल रहा है कि नहीं भाई इधर आओ, क्योंकि फ्रांस को क्योंकि भी नहीं जरूरत नहीं है बोलने की। देखिए फ्रांस को तो ये पता ही है कि हमारा रूस के साथ ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग यूक्रेन को और उसको रूस को कंपेयर करें तो रूस का भी हमारा पूरा ऐतिहासिक जो कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो रूस के साथ हमारा बहुत अच्छा एक व्यवहार बना हुआ है। ठीक है, तो फ्रांस उसको जान रहा है कि नहीं जान रहा वो अलग मैटर है, लेकिन वो मतलब फ्रांस जो है वो उस तरीके से कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करता है। आगे चल करके हम लोग नाटो प्लस पढ़े थे, इससे पहले हम लोग पढ़े थे आपको अगर याद होगा तो, जिसमें अमेरिका लगातार फ्रांस को आने के लिए कह रहा था। तो अमेरिका का मैं पूरा माइंडसेट आपको बताया था कि क्या चाहता है वो, क्यों ऐसा चाहता है कि नाटो प्लस में भारत आए। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि चीन को जो है वो डिफेंड करना चाह रहा है अमेरिका, है ना। तो अमेरिका का संबंध थोड़ा सा अलग लेवल पर है, लेकिन फ्रांस का संबंध बिल्कुल अलग है एकदम। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्रांस है ना, फ्रांस यहाँ पे ये एक तरीके से विरोध करता है इसका नाटो का, और हम भी विरोध कर सॉरी हम भी यहाँ पे विरोध करते हैं, है ना। तो फ्रांस का जो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस तरीके से हमारा हम लोगों का जो स्टैंड रहता है उसी तरीके से यहाँ पे फ्रांस का भी रहता है। फ्रांस यहाँ पे भी नहीं हम लोगों को खींचतान किया कि नहीं मतलब भारत को जबरदस्ती इसमें जोड़ना है ना। तो इस तरीके की बातें चल रही हैं। आगे आप देखेंगे कि इंटरनल मामला जैसे कि मणिपुर हिंसा, ये सब मामला जो है हमारे देश में चल रहा था, फ्रांस इस पे कोई किसी भी तरीके से कमेंट नहीं किया, क्योंकि फ्रांस जानता है कि ये इंटरनल मामला है। इंटरनल मामले में हम लोग को कुछ उस तरीके से बोलने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री जी हमारे तरफ से भी इसी तरीके का होता है कि आप देखेंगे कि आगे मतलब पहले का भी पहले से ही चलते आ रहा है। जैसे कि आप 1975 का अगर आप देखेंगे तो उस समय वहां पे मतलब जो फ्रांस के जो
राष्ट्रपति थे उस समय, जैक सिराक, ठीक है, उस समय भारत आ रहे थे। जबकि 1975 का आप मामला जान रहे हैं कि उस समय लगातार सब पूरे देश में आपातकाल की स्थिति चल रही थी, ठीक है, फिर भी वो आए, है ना। तो इस तरीके का अगर कुछ भी इंटरनल प्रॉब्लम है ना, तो उसमें कोई भी जो फ्रांस है वो हमारे में इंटरफेयर नहीं करता, ना ही हम उसके ऊपर, और ना ही हम उससे पीछे भागते हैं। यहाँ पे इतना सारा मामला हो रहा था, लगातार हर तरफ पूरा दंगे चल रहे थे, फिर भी जो है यहाँ पे फ्रांस के जो राष्ट्रपति है वो आए हमारे भारत, है ना। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनके बावजूद भी लगातार हमारे जो एक रिलेशंस हैं एक बहुत ही नॉर्मल एकदम शांत स्वभाव से बना हुआ है। यही सारी चीजें एंडिंग इस तरीके की होती है। अभी जैसे यहाँ पे हुआ, फिर अभी फ्रांस जो है, फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो चीन की यात्रा किए, ठीक है, चीन गए थे। वहां पे फ्रांस के राष्ट्रपति जाने के बाद से फिर भी भारत कुछ भी किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा आलोचना, कोई बात नहीं बोला। हमारे भारत के रिलेशन खराब हैं चीन के साथ, उतने खास नहीं है, मतलब इतने खास नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने फ्रांस को किसी भी तरीके से कोई भी ऐसे बातें नहीं बोली कि आप क्यों गए हैं, क्यों नहीं गए। वो उनका अपना राजनीतिक मामला, चाहे जिस तरीके का मामला है वो उनका मामला है, हम लोग उस पर किसी भी तरीके से दबाव नहीं डालते हैं, ठीक है। तो भारत और फ्रांस का कुछ इस तरीके का रिलेशन है, ठीक है। देखिए, दखल अंदाजी रहित स्वतंत्र रणनीति बनाने की आज़ादी, पारंपरिक गुटनिरपेक्षता के आधार पर भारत और फ्रांस के संबंध सदैव मधुर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अच्छे से सारी चीज़ों को अच्छे से लिख करके, अरेंज करके जो है यहाँ पे इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में काफ़ी अच्छे से समझे। आप चलिए जो बचा खुचा जो न्यूज़ है जो हम लोग को पढ़ना है उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थोड़ा सा आप लोग और फोकस करके अपना जो भी है, जिस तरीके से अपने हिसाब से और समझना चाहते हैं, उसको नोट्स में लिखना चाहते हैं, उस तरीके से आप लिख सकते हैं। मैं आपको जो बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और जो की पॉइंट था वो आपको मैं यहाँ पे देने का कोशिश किया हूँ। देखिए, खबरों में ज्यादातर आ रहा है ये जीएम सरसों, ठीक है। तो ये जो जीएम सरसों है ना, ये जीएम सरसों मेन मामला क्या है कि कहीं ना कहीं जीएम सरसों और जीएम सरसों का ही बात नहीं है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ों का और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मायने रखती हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी अगर वो अनप्राकृतिक कुछ भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आगे चल करके यहाँ पे इफेक्ट उनका जो नेगेटिव प्रभाव पड़ता ही है ना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जैसे जो जीएम अगर फसल है, तो हम लोग इसी के बारे में पहले बात करते हैं। तो जो जीएम सरसों है ना, ये जीएम सरसों जिस तरीके से इसको मॉडिफाइड करके बनाया गया है, तो इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो है ना, अगर जीएम सरसों को अगर हम लोग खेत में लगाते हैं तो ये जितने भी कीड़े मकोड़े जो भी चीजें हैं, जो खरपतवार है, किसी भी चीज को आने नहीं देगा, ठीक है। काफी अच्छा इसका रिजल्ट भी है, इस तरीके से बातें की जा रही हैं। तो हम लोग अगर देखिए क्या होता है कि जो कीड़े हैं, जो खरपतवार है, सबका अपना अपना एक महत्व होता है। हालांकि वो जो है जितने भी हमारे फसल है उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हम लोग जो है उनको मार करके कहीं ना कहीं हम लोग और जो हमारा प्राकृतिक जो नेचुरल चीजें हैं उसको वहाँ पे एक तरीके से हानि पहुंचाए। या फिर दूसरा ये है कि अगर ये जिस तरीके का जो ये सरसों है ना, मॉडिफाइड, अगर खरपतवार और ये जीव जंतुओं को अगर इस तरीके से ये मतलब जो कीड़े मकोड़े उनको अगर ये उनके लिए इतना प्रतिरोधी है, उनको मार सकता है, तो ये हमारे अगर ये क्या है, खाने का सामान है, ठीक है, सरसों, तो ये हमारे ऊपर किस तरीके का इसका असर हो सकता है आगे चल करके, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है। और जो भी चीजें नेचुरल होती है शरीर में, मानव शरीर के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे ये भी सोचा जा रहा है इसके लिए भी कि आगे चल कर इसका प्रभाव क्या होगा, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे बोली जा रही है, इसलिए ये न्यूज में है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अब इसके बारे में थोड़ा सा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सरसों का जीएम प्रकार विकसित किया है, ये खरपतवार नाशी का एक प्रतिरोध कर सकता है, मतलब जितने भी खरपतवार हैं वो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे।
अब ये कई बार क्या होता है कि इसका ज्यादा यूज करने से मट्टी में भी तो बहुत खराब प्रभाव पड़ेगा ना। माना जा रहा है कि ये इसमें उत्पादन में भी अच्छी वृद्धि होगी। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग जीएम सरसों वगैरह सारी चीजों के बारे में। अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसलें। जीएम फसलें उन पौधों से प्राप्त होता है। जीएम फसल क्या है, हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। हम लोग को तो बेसिक चीजों को समझना है ना, तो उसी को हम लोग पहले समझेंगे कि यहाँ पे जो अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है वो किस प्रकार के होते हैं, क्या है, क्या उसका मतलब क्या है ना। तो यहाँ देखते हैं, जीएम फसलें उन पौधों से प्राप्त होती हैं जिनके जीन कृत्रिम रूप से संशोधित किए जाते हैं। आमतौर पर इनमें किसी अन्य फसल के आनुवंशिक गुणों जैसे कि उपज में वृद्धि, खरपतवार के प्रति सहिष्णुता, रोग या सूखे के प्रतिरोध या बेहतर पोषण मूल्य का समामेलन किया जा सके। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब है कि जीएम फसलें जो होते हैं आनुवंशिक रूप से, मतलब जो संशोधित फसल है, वो ऐसे फसल हैं जिनको अगर देखा जा रहा है कि वो अच्छे से वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं तो वो अच्छे से वृद्धि कर लेंगे। अगर देखा जा रहा है कि लगातार किसी मौसम में वो खराब हो जाते हैं तो उस चीज के लिए प्रतिरोधी हो जाएंगे। कोई कीड़ा है जो इनको डिफेक्ट कर रहा है, उनके प्रति प्रतिरोधी हो जाएंगे। तो ये उनके जीन में परिवर्तन करने से होगा। तो इन्हीं के जीन में जब परिवर्तन कर देते हैं तब फिर ये हो जाता है यहाँ पे आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं आनुवंशिक, मतलब एक तरीके से जीएम फसलें। ठीक है, इससे पहले भारत ने केवल एक जीएम फसल बीटी कपास, ये बीटी कपास को याद रखेंगे, कि व्यावसायिक रूप से एक खेती को मंजूरी दी थी, क्योंकि ये काफी अच्छा रिजल्ट आया था। लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक चीजों में उस तरीके का रिजल्ट आए, है ना। अभी कपास से संबंधित है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो हमारे डेली यूजेस का चीजें हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मंजूरी दी थी, लेकिन जो जीईएसी है, ये जीईएसी क्या है हम लोग इसको समझेंगे, ने व्यावसायिक उपयोग के लिए जो है जीएम सरसों की सिफारिश की है। जो जीईसी है ये जो है इसको यहाँ पे जो सरसों है उसको सिफारिश किया है। तो जीईसी क्या है पहले इसको समझते नहीं, तो यहाँ से थोड़ा मामला ऐसा लग रहा है कि बीच में क्या आ गया, इतना बढ़िया चल रहा था फिर बीच में एक कहानी गड़बड़ हो गया लग रहा है ना। तो हम लोग पहले इसको समझते हैं कि क्या है। देखिए जीईएसी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति है। आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों के लिए स्थापित किया गया भारत का सर्वोच्च निकाय है। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये स्थापित किया गया है। इसका कार्य क्या है, आनुवांशिक रूप से संशोधित सूक्ष्म जीवों और उत्पादों के कृषि में उपयोग को स्वीकृति प्रदान करना है। ठीक है, तो ये स्वीकृति प्रदान करता है, उसको अच्छे से परखता है और फिर करता है। ठीक है, तो हम लोग ये चीजें समझ गए। अब हम लोग को क्लियर हुआ वहां पे कि वो क्यों इस तरीके से सिफारिश कर रहा है। आगे देखते हैं हम लोग जीएम सरसों क्या है। हम लोग देखे पहले कि जीएम फसल क्या होते हैं, लेकिन सरसों, केवल सरसों ये क्या है, इसके अंतर्गत क्या किया गया है, इसको भी देखना जरूरी है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, भारतीय फसलों की किस्म वरुण। ठीक है, ये भारतीय फसल की ये नाम है एक सरसों का, वरुण। और दूसरा यहाँ पे है पूर्वी यूरोपीय अर्ली हीरा 2। सरसों के बीच एक संस्करण इसमें कराया गया, संकरण कराया गया, और उसी के फलस्वरूप जो है यहाँ पे जीएम फसल जो अलग से जो यहाँ पे जो सरसों है ना, वो फिर आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जाए, इसमें दो एलियन जीन, एक बर्नेज और एक बारस्टार होते हैं, जो बैसिलस एमाइलोलिफेशियंस नामक मिट्टी के जीवाणु से आइसोलेट होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे इस तरह के नाम है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। आइसोलेट होते हैं और उच्च उपज वाली वाणिज्यिक सरसों की संस्करण प्रजाति विकसित करने में सहायक होते हैं लोग। ठीक है, सहायता करते हैं। या फिर वरुण में बर्नेज अस्थायी बांझपन की स्थिति उत्पन्न करता है, जिसके कारण यह स्वाभाविक रूप से
स्वपरागण नहीं कर सकता। अर्ली हीरा 2 में ये बरस्टार बर्नेज के प्रभाव को रोकता है, जिससे बीज उत्पन्न होते हैं। ठीक है, दोनों को अलग अलग तरीके से बताया गया है। उसके बाद से DMH11, ये जो DMH11 है वो यही है, सरसों जो GM सरसों है उसी का ये नाम है। तो इसने राष्ट्रीय जांच की तुलना में लगभग 28% और क्षेत्रीय जांचों की तुलना में 37% अधिक उपज प्रदर्शित की है, जिसके उपयोग को GEAC के द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी इसमें बहुत सारे ऐसे मामले चल रहे हैं जिसके कारण से, क्योंकि देखिए इसमें केवल यही लोग नहीं है ना, पर्यावरणवादी भी हैं, उनको भी ये चीजें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये आगे चल करके एक लंबा एक गहरा प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे किसानों के ऊपर, हमारे खेतों के ऊपर पड़ सकता है। तो इसके कारण से लगातार इसमें एक तरीके से थोड़ा सा दबाव चल रहा है। ठीक है, अगर कुछ इस तरीके से बड़े लेवल पे अगर आता है ना, तो फिर मैं उस समय चर्चा करूंगा इसको, है ना। अभी तो हम लोग प्रीलिम्स के दृष्टि से इसको देखना था, तो उस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए एक न्यूज में था काकतीय युग की पेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके का अभी हाल ही में रुद्रगिरी पहाड़ी में ये मिला है। ठीक है, तो ये एक तरीके से प्राकृतिक चट्टान जो है रुद्रगिरी वहां पे, तो उसी जगह पर ये पेंटिंग मिला है जो कि रामायण के कोई साक्ष्य से संबंधित, मतलब उसमें पता चलता है रामायण के कुछ साक्ष्य भी यहाँ पे, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ रामायण के साक्ष्य भी है इसमें। ठीक है, इस चित्र को देख करके तो यही सब बातें चल रही हैं। हम लोगों को मेन समझना है इस पेंटिंग के बारे में, इसके बेसिक चीजों के बारे में। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे यह मेसोलिथिक काल के प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि इसी से पॉइंट बनते हैं प्रश्नों के। तो मेसोलिथिक काल के प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों और काकतीय राजवंश की उत्कृष्ट कलाकृति के समायोजन का अनावरण करती है। यानी कि उसी से, मतलब वहीं से ऐसा पता चलता है कि जो मेसोलिथिक काल है, काल के प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र से संबंधित है, ये ऐसा प्रतीत होता है इनको देख करके। तो ये जो है, ये प्रतीत होने वाला जो पॉइंट है इसको याद रखिएगा। उसके बाद से आगे देखिए कि रुद्रगिरी गुफा है। अब जब ये आ गया है तो इसके बारे में समझना जरूरी है। तो जो रुद्रगिरी जो ये गुफा है या पहाड़ी है, मतलब पहाड़ी के अंदर है, ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, ठीक है, ओरवा कुल्लू गांव में स्थित है। पहाड़ी में दक्षिणी छोर पर दो प्राकृतिक गुफाएं भी प्रसिद्ध काकतीय साम्राज्य के अनावरण और भित्ति चित्रों को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए काकतीय यहाँ पे साम्राज्य भी बीच में आ रहा है, क्योंकि गुफाओं में जो है इनके बारे में बहुत सारी चीजें वहां पे वर्णन किए गए हैं। तो काकतीय साम्राज्य के बारे में भी हम लोग को कुछ ना कुछ चीजें पढ़ना भी है। ठीक है, देखिए काकतीय राजवंश के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो काकतीय आंध्र प्रदेश का एक राजवंश है जो 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व काकतीय राजवंश ने मतलब 12वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के आसपास का ये सारी चीजें हैं। और आगे देखिए कि काकतीय राजवंश ने 1023 से लेकर के 1323 ईस्वी तक वारंगल तेलंगाना का क्षेत्र था। ठीक है, जो आप देखे होंगे कि इधर का आप देखे होंगे ऐसे करके, चित्र तो सही से नहीं बन पा रहा है, मैप में रख नहीं पाया मैं, उसके लिए सॉरी। मैं प्लानिंग किया था लेकिन शायद ध्यान नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ पे जो है ये पूरा कर्नाटक का क्षेत्र आप तो जान ही रहे होंगे शायद मैप में, है ना, तेलंगाना का जो क्षेत्र है वही क्षेत्र है। तो वो पूरा क्षेत्र जो है उसी वहीं पर इनका शासन था लोग का। ठीक है, तो वे सिंचाई और पानी के लिए टैंकों के एक नेटवर्क के निर्माण के लिए जाने जाते थे और इससे क्षेत्र के समग्र विकास को भी बढ़ावा मिला। तो एक इनके बारे में खास पॉइंट है, इसको देखना है। फिर वास्तुकला, काकतीय युग के दौरान विशिष्ट वास्तुकला शैली भी विकसित हुई थी। वारंगल किला, जैसे कि उदाहरण के लिए वारंगल का किला और हनुमान कोंडा में हजार स्तंभ मंदिर, फिर
पालमपेट में यहाँ पे रामपा मंदिर और घनपुर में कोटा गुल्लू शामिल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो काकतीय राजवंश को बताती हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे प्रवर्तन निदेशालय के बारे में, क्योंकि लगातार ये न्यूज में है। इससे पहले भी मैं आपको एक बार बताया था कि उस समय क्या हो रहा था कि जो ईडी का जो इनका एक शासन का जो समय काल है ना, तो उनमें ये लोग लगातार क्या है, सरकार क्या कर रही है, उसके मतलब उनका कार्यकाल को बढ़ाई जा रही है। तो उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था, मतलब वो उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है समन करती है, हम लोग ये मान सकते हैं केंद्र सरकार को कि आप बार बार इस तरीके से जो है आप जो समय काल है वो नहीं बढ़ा सकते। तो ये समय काल किस तरीके से बढ़ा रहे हैं लोग, क्या चीजें हैं, और कार्य के लिए जो जिस तरीके से विवाद चल रहा है ईडी को लेकर के, तो उसको भी समझेंगे। ठीक है, सारी चीजों को पूरा अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। चलिए देखते हैं। प्रवर्तन निदेशालय एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध धन को वैध करना, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों का उल्लंघन की जांच करती है। मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग से इससे संबंधित जितने भी अपराध हो रहे हैं ना, उन्हीं का ये मुख्य रूप से उन्हीं के लिए स्पेशली बनाया गया है कि उनको रोकना, उनको देखना, उल्लंघन करने वाले जितने लोग उनका जांच करना। ठीक है, यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी के रूप में भी है। देखिए इसकी यहाँ पे ये मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, जिसका नेतृत्व प्रवर्तन निदेशक करता है। ये मुख्य रूप से है। उसके बाद से बाकी प्रवर्तन के विशेष निदेशकों की अध्यक्षता में मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली में 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी है इनका अलग से। भर्ती में इन लोग कौन कौन होते हैं इसमें, तो इसमें होते हैं अधिकारियों की भर्ती, जैसे सीधे और अन्य जांच एजेंसियों के अधिकारियों में से भी की जाती है। ठीक है, इसमें IRS के होते हैं, IPS होते हैं, IAS होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के अधिकारी इसमें शामिल रहते हैं। कार्यकाल क्या होता है, तो 2 वर्ष का, लेकिन 3 वर्ष का विस्तार दे करके निदेशकों के कार्यकाल को 2 से 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो मामला यहीं पे है कि 3 वर्ष तो एक बार बढ़ा दिए, फिर से बढ़ाने की ये लोग कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से बार बार नहीं बढ़ा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट यही बोल रहा था, है ना। तो एक तो कार्यकाल से संबंधित प्रश्न आ सकता है, तो खास करके कार्यकाल को ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि इसमें क्या कंडीशन है कि 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन किसी स्थिति कारण से हम लोग इसको 3 वर्ष और अलग से बढ़ा सकते हैं, इस हिसाब से 5 वर्ष हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इनके कार्य, क्योंकि कार्य ज्यादा विवादित हैं, तो कार्यों को थोड़ा सा समझना जरूरी है हमारे लिए। कार्य में देखेंगे कि विदेशी मुद्रा का संस्करण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 के तहत इस निदेशालय को फेमा के उल्लंघन के संबंध में निवारक निरोध के मामले को प्रयोजित करने का अधिकार है। उसके अलावा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी कि फेमा जो है, यहाँ पे अभी हम लोग जो पढ़े उसी के बारे में, कि यह एक विदेशी व्यापार एवं भुगतान की सुविधा से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया एक नागरिक कानून है। जो फेमा है उसी के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि फेमा के उल्लंघन, ठीक है, फेमा के उल्लंघन को जो है ये मुख्य रूप से देखता है, उसका एक तरीके से निवारक निरोधक के रूप में काम करता है। ठीक है, और फेमा क्या है तो आप यहाँ पे अभी देख लिए, ये फेमा है, यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, इसी को फेमा कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, कार्य में और देखते हैं आगे। ईडी को विदेशी मुद्रा कानूनों और नियमों के उल्लंघनों की जांच करने, कानून का उल्लंघन करने वालों पर निर्णय लेने तथा उन पर जुर्माना लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
ठीक है। ईडी को अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति का पता लगाने के लिए जांच कर संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करने और विशेष अदालत के द्वारा अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने, संपत्ति की जब्ती सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये सब हुए कार्य। ठीक है। अब ये क्यों इतना विवादों में रहता है, तो क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनमें ये विवादित ज्यादातर है? तो उसमें है शक्ति का दुरुपयोग इसके मामले में, कि लगातार चल रहा है, ऐसा न्यूज में आते रहता है कि इसके मतलब ईडी के शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो कैसे, किस प्रकार से? ये कि ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधों की जांच करने की शक्ति और विवेकाधिकार है तथा उन्हें राजनेताओं या सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस शक्ति का दुरुपयोग किया गया है क्योंकि मामूली अपराधों को भी पीएमएलए के दायरे में लाया जाने लगा है। ठीक है। ये जो अभी दायरा हम लोग जिसके बारे में देखे वो उसी के बारे में बात किया जा रहा है, जबकि इसका मूल उद्देश्य जो है नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। पारदर्शिता में भी कमी है इसके, जैसे ईडी जांच के लिए मामलों का चयन कैसे करता है, इस संबंध में भी पारदर्शिता की कमी है और अक्सर इसे विपक्षी दलों को यहाँ पे लक्षित करने के लिए लिया जाना, मतलब एक तरीके से जाना जाता है। ठीक है। तो अभी देखे होंगे इस तरीके से बहुत सारा मामला जो चल रहा था, ईडी का छापा, है ना। तो वही उन्हीं सारी बातों को यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर आगे देखिए, वर्ष 2005 से 2013-14 के बीच में दोष सिद्धि की दर 0 थी। बताइए, इस तरीके से काम चल रहा है। उसके बाद से वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 21-22 के बीच में ईडी के द्वारा दर्ज किए गए कुल जो मामले हैं 888 मामले हैं, उसमें से केवल 23 मामले में ही दोष सिद्धि हो सकी है। बाकी सब लोगों को कोई इस तरीके से सिद्ध नहीं कर पाए। राजनीतिक पक्षपात के रूप में भी यहाँ पे जाना जाता है। कुछ मामलों में ऐसे आरोप भी सामने आए हैं कि सत्ताधारी दल में सम्मिलित हो जाने वाले राजनीतिक व्यक्तियों के साथ ईडी ने अनुकूल व्यवहार किया। कुछ मामलों में इन व्यक्तियों को कथित तौर पर या तो क्लीन चिट दे दी गई या ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधों में अपनी जांच प्रक्रिया को काफी धीमा कर दिया। ठीक है। इन आरोपों ने ईडी के कार्रवाइयों में संभावित राजनीतिक पक्षपात और स्वतंत्रता की कमी जैसी चिंताओं को भी उजागर किया है। तो ये सारे पूरे मामले हैं जिनके कारण से जो प्रवर्तन निदेशालय है या फिर ईडी, जिसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं, तो इनके कारण से जो है ये जो ईडी है वो काफी यहाँ पे चर्चे में रहता है। तो इसका कुछ कुछ कार्य जो है उसको याद रखेंगे और कार्यकाल जो है उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आज का हम लोग का करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।